नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा से। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इब्न बतूता के जीवन से परिचय करवाया था और साथ ही ये बताया था कि किस तरह वो घूमते घूमते 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए और भारत आने के पश्चात उन्होंने भारतीय जीवन के अलग अलग बिंदुओं पर अपनी पुस्तक रहला में उसका वर्णन किया है। कल की वीडियो में मैंने डाक व्यवस्था के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगी कि इब्न बतूता ने भारत के फल और अनाज के बारे में क्या कहा है। इब्न बतूता सबसे पहले फलों में नारियल की बात करते हैं। इब्न बतूता ने बताया है कि ये जो नारियल का जो वृक्ष है वो खजूर के वृक्ष से मिलता जुलता है और ये नारियल का पेड़ साल में जितने दिन होते हैं उतना ही इसका उपयोग भी है। इसके फल को खाया भी जाता है, अगर प्यास लगे तो इसके पानी को पिया जाता है, ठंड लगे तो इसको आप जलावन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके रेशे से रस्सी वगैरह भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इसके कई उपयोग हैं। इब्न बतूता ने नारियल के फल की तुलना मानव के सर से की है। जिस तरह से हमारा जो सर होता है वो बाहर से हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है, उसी प्रकार से नारियल का जो फल है वो भी बाहर से हार्ड है और अंदर से सॉफ्ट है। साथ ही जैसे हमारी आंख है, मुंह है, उसी तरह से नारियल का फल आपने देखा होगा कि उसमें भी दो ब्लैक आईज जैसे बने हुए हैं और एक मुंह जैसा बना हुआ है। और ये जो हमारे सर पर बाल है तो नारियल के रेशे जो है वो मानव के बाल के जैसे दिखाई पड़ते हैं। सेकंड, वो पान के बारे में बताता है कि ये जो पान है ये अंगूर की लताओं के समान होते हैं और इसे सिर्फ और सिर्फ इसके पत्तों के लिए उगाया जाता है। इसे सुपारी के साथ खाया जाता है। विशेष अवसरों पर पान देने की परंपरा है और बादशाहों के हाथ से पान प्राप्त करना एक गौरव की बात मानी जाती थी। इसके बाद कटहल के बारे में इब्न बतूता बताते हैं कि ये एक बड़े कद्दू के सामान का आकार का एक फल है। इसे सब्जी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, फल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। कच्चा है तो आप इसका सब्जी बना सकते हैं और अगर ये पका है तो इसका आप फल के रूप में सेवन कर सकते हैं। ये मीठा और स्वादिष्ट होता है। आम के बारे में बताया जाता है कि आम भारत का प्रमुख फसल है और आम के कई उपयोग हैं। कच्चा आप इसे अचार भी बना सकते हैं और पकाकर इसे आप फल के रूप में भी खा सकते हैं। इसे आप काट कर भी खा सकते हैं और चूस के भी खा सकते हैं। भारत में आम की कई सारी वैरायटी मिलती है जिसे इब्न बतूता ने भी चखा था। इसके पश्चात इब्न बतूता भारत के नगरों के बारे में भी बताते हैं। कहा जाता है कि इब्न बतूता जितने भी देशों की यात्रा कर कर आए थे कि मैंने आज तक इतना भव्य और सुंदर नगर नहीं देखा था। यहाँ के जो नगर है वो काफ़ी भव्य है, आलीशान है। यहाँ की सड़कें चौड़ी है। यहाँ के बाजार अनेक प्रकार के सामानों से भरे होते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर युद्ध के समय थोड़ी यहाँ की आबादी घट जाती है, लेकिन युद्ध समाप्त होते ही फिर से जो जिंदगी होती है वो सामान्य हो जाती है। इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे तो उस समय दो शहर जो थे वो काफ़ी फेमस थे, एक दिल्ली और दूसरा दौलताबाद। दिल्ली के बारे में इब्न बतूता बताते हैं कि दिल्ली अत्यंत ही भव्य नगर है। ये एक नगर नहीं बल्कि 4 नगरों से मिलकर बना है, दिल्ली, सीरी, तुगलकाबाद और जहानाबाद। ये जो नगर है वो चारों ओर से प्राचीरों से घिरा है और ये जो प्राचीर है वो 11 हाथ चौड़े हैं, जिसमें आराम से पैदल सैनिक, अश्व सैनिक घूम सकते हैं। इन्हीं प्राचीरों में जो चौकीदार होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उनके रहने के लिए आवास भी बनाए गए हैं। साथ ही अनाज रखने का गोडाउन भी इन्हीं प्राचीरों में बना हुआ है और अस्त्र शस्त्र रखने के जो गोडाउन होते हैं वो भी इन्हीं प्राचीर में बनाया गया है। ये जो प्राचीर है उनका जो बेस बनाया गया है वो पत्थर से बनाया गया है और इनका ऊपरी हिस्सा जो है वो ईंटों से बनाया गया है। साथ ही आप देखेंगे कि दिल्ली जो नगर है इसमें कई भव्य इमारतों का भी निर्माण किया गया है। इसमें प्रवेश करने के लिए 28 द्वार है, जिसमें कि सबसे बड़ा द्वार जो था वो बदायूं दरवाजा था। इसके साथ ही इन प्राचीर में सटे सटे ही लगभग कई बुर्ज भी बनाए गए हैं जो कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसके पश्चात इब्न बतूता
दौलताबाद के बारे में बताते हैं। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक वंश के सुल्तान बने, तो उस समय ऐसा माना गया था कि ये बातें चली थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी के लालच में अपने पिता की हत्या करवा दी, जिसके खिलाफ जनता में काफी आक्रोश था। बस जनता का ध्यान इसी चीज से हटाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। वो कहते हैं ना कि यदि हमारा जो ध्यान है वो छोटी चोट की ओर बार बार जाए, तो उससे बड़ी चोट अगर मिल जाए तो हमारा ध्यान छोटी चोट से हट जाता है। तो यही काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। चूंकि जनता विरोधी हो चुकी थी, विरोध कर रही थी, इसीलिए जनता का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए उसने क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित कर दी। दौलताबाद के बारे में इब्न बतूता बताते हैं कि ये 3 नगरों से मिलकर बना है, दौलताबाद, देवगिरी और कलकत्ता। देवगिरी के दुर्ग के बारे में भी इब्न बतूता बताते हैं कि ये जो देवगिरी का दुर्ग है ये पहाड़ को काट कर चट्टान के ऊपर बनाया गया है। ये जो दुर्ग है इसमें चढ़ने के लिए चमड़े की सीढ़ियां लगाई गई हैं, जो कि रात्रि के वक्त उठा ली जाती हैं सुरक्षा की दृष्टि से। इसी दुर्ग में कई भयानक गुफाएं भी हैं जहां पर अपराधियों को रखा जाता था। इसके पश्चात दौलताबाद के बारे में इब्न बतूता बताते हैं कि किस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद एकाएक राजधानी परिवर्तित करने का निर्णय लिया, और साथ ही वो अपने महल से खड़ा होकर ये देखना चाह रहा था कि सभी लोग दिल्ली छोड़कर दौलताबाद चले गए हैं कि नहीं। उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा है, अंधकार छाया हुआ है, कहीं से रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी उसने अपने सैनिकों को एक बार दिल्ली भ्रमण करने के लिए भेजा कि कहीं शहर में कोई नागरिक रह तो नहीं गए। जब उनके सैनिक निकलते हैं तो देखा जाता है कि एक अंधा व्यक्ति और एक लूल्हा व्यक्ति नगर छोड़कर नहीं गए हैं। जैसे ही सुल्तान को पता चलता है, वो क्या करते हैं, लूल्हे व्यक्ति को तोप के सामने खड़ा कर उड़वा देते हैं और अंधा व्यक्ति को उसके सैनिक घसीटते हुए उसे दौलताबाद ले जाते हैं। और कहा जाता है कि दौलताबाद पहुंचते पहुंचते उस अंधे व्यक्ति का मात्र एक पैर खसता है। तो इस तरह से इब्न बतूता ने भारतीय नगरों के बारे में वर्णन किया है और भारत के फलों के बारे में। अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि इब्न बतूता ने भारत में मौजूद सती प्रथा के बारे में क्या बताया है। तब तक के लिए धन्यवाद।